नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। पहले देश फिर शेष की भावना के साथ जीवन पर्यंत जीने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लालचंद तिवारी अब हमारे बीच नहीं रहे। आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक के बऊ आपार के निवासी और भारत की आजादी की लड़ाई में प्रमुख हिस्सा लेने वाले आजमगढ़ के एकमात्र बचे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लालचंद तिवारी का बुधवार को सुबह जिला मुख्यालय स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वो 100 वर्ष के थे। उनके निधन से जनपद सहित समूचे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कहते हैं, आजादी न तो केवल गांधी की जीत थी और न वो केवल भगत सिंह की जीत थी। वो जीत थी सभी स्वतंत्रता सेनानियों के दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति की, जिन्होंने आजादी के सपने देखे और उसे साकार करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और उन्हीं में से एक थे जनपद के अंतिम जीवित बचे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लालचंद तिवारी। उनकी अंतिम यात्रा में उमड़े लोगों की जुबान पर यही था कि हाथ थामे जब तिरंगा, चले थे वीर सेनानी, लाठी खाई गोली खाई, रुके कदम न तूफानी। पांव टूटा माथा फूटा, झुका न पाए गोरे तिरंगा। गुलामी की जंजीरें टूटी, नमन तुझे ऐ स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने ब्लॉक के समीप स्थित सराय मोहनपुर को अपने साथियों के साथ तोड़ दिया ताकि अंग्रेजों की आवाजाही ना हो सके। इसके लिए अंग्रेजों की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उनको करीब 15 वर्ष जेल की सजा हुई थी। लखनऊ व बरेली जेल में रहे थे। इसके अलावा भी उन्होंने आजादी की जंग में अहम भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 2 जनवरी 1923 को हुआ था। अंतिम समय में उनके नाती व एक पुत्री साथ में थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, 2 पुत्रियां ही हैं। नाती विशाल पाठक ने बताया कि 3 दिन से तबीयत खराब थी। एक दिन पूर्व यहाँ नर्सिंग होम में भर्ती कराए थे। कहा कि एक दिन पूर्व नर्सिंग होम में पुलिस वाले भी देखने आए थे। हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से पूरी मदद मिली थी। हालांकि उसका ये भी कहना था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के बाद भी परिवार में किसी को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। उनकी पेंशन से ही गुजारा होता था। उनकी पितरी ने भी रोते हुए बताया कि उनको सरकार से कोई मदद की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं कहूँगा कि आज एक बहुत महान पुण्यात्मा हमारे बीच में से जा रही हैं। पूरे पूर्वांचल के एकमात्र जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और मैं कहूँगा कि वो परिवार धन्य है कि उस परिवार में किसी परिवार में 100 वर्ष के बुजुर्ग रहें, खुद में एक बड़ी बात है। तो उस परिवार का अपनापन होता है कि उसके परिवार के बुजुर्ग इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं और शायद ही कोई बिरला ऐसा परिवार होगा जिसमें 100 साल के बुजुर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवित हो। तो आज धन्य है उनका परिवार और धन्य हम सभी लोग कि हमें पिछले कई वर्षों से हम लोग निरंतर उनकी सेवा की। जब भी उनकी तबीयत खराब होती थी, वो सिर्फ हम ही लोगों को याद करते थे। वो हमारे बीच में आते थे, स्वस्थ होकर के जाते थे। हमेशा हम लोगों को खुशी होती थी और एक गर्व की अनुभूति होती थी। तो आज हमारा पूरा लाइफलाइन परिवार इस बात के लिए काफ़ी दुखित है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। जैसे मेरे जो नाना जी का ये था योगदान, जब ये 18 साल के थे तब इनके मतलब बॉडी में ऐसा मतलब एक जज्बा था कि मैं चाहे मेरी जान चली जाए क्यों नहीं, लेकिन जो देश होता है मैं अपना आजाद करवा के रहूँगा। तो फिर ये इसमें हिस्सा लिए। तो फिर इसमें हिस्सा लेते फिर इनको मतलब शाम को अंग्रेज़ों ने पुलिया के नीचे, सराय मोहन के नीचे इनको पकड़ लिया। फिर पकड़ के चुली फिर जेल ले गए थे। फिर इनको 2 साल की सज़ा, 15 बेल लगा था। और उसके बाद लखनऊ कैंप में बंद थे और कोई बरेली में भी बंद थे। उसके बाद सजा की हुई, मुक्त हुए, फिर अपना घर पे आए। फिर एक्चुअली कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे ये। फिर इसके बाद वीडियो हुए थे, उसके बाद फिर सेक्रेटरी थे। लेकिन इनको एक ऐसी मतलब शैली थी कि मुझको मतलब जो मेरा देश है कि कैसे भी आज़ाद होना चाहिए तो आज़ाद होना चाहिए।
है भैया। एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके विषय में कहानी बता दीजिए कि क्या थोड़ा सा कहानी है। अच्छा, कितने दिन से वो बीमार थे? बीमार तो अभी जल्दी हुए है भैया, पहले नहीं बीमार, पहले बीमार तो ठीक हो जाते थे बार बार। हाँ, कितने दिन से बीमार थे? अभी तो 2-3 दिन कल ही तो लेके आए हॉस्पिटल। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली रही थी आपको जब वो बीमार हुए थे तो? नहीं, प्रशासन तो को नहीं, यहाँ से आई मिली, आज मिली, कल से मिली है, कल से मिली है। हमेशा लोग हाँ कल ही से एडमिट हुए तो सब लोग हैं कि प्रशासन के लोग लाए थे? नहीं डॉक्टर, हम पहले लेके आए थे, इसके बाद फ़ोन किए सबको, सब लोग आए। अच्छा, प्रशासन हाँ सब लोग आए हैं, फ़ोन किया गया सबको पता चला, सब लोग आए, सब लोग का सहयोग मिला। क्या उनका योगदान था स्वतंत्रता देश को स्वतंत्र कराने में? जब पैदा हुए, कैसे आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, इसके बारे में कुछ बताइए। वो 1923 में पैदा हुए थे हमारे पिताजी जी। 1942 में लड़ाई गए थे आज़ादी, अंग्रेज भारत अंग्रेज छोड़ो। फिर उसके बाद 2 साल जेल रहे, 15 वेद की सजा उनको हुई थी। हाँ जो कुछ क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या मांग करते हैं? कुछ मांग है? कुछ मांग बताइए, कुछ है सरकार से आपकी? कोई शिकवा शिकायत है? कोई शिकायत नहीं। लगभग कितनी साल हुए हैं? 100 साल हो गए थे मेरे पिताजी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत एक एसओ को सस्पेंड किया गया, जबकि 3 अन्य प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष पवई रमेश कुमार को धर्मांतरण से संबंधित प्रकरण में अभिसूचना संकलन में शिथिलता बरतने, कार्रवाई में लापरवाही, टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध शून्य कार्रवाई करने पर दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया। महाराजगंज थानाध्यक्ष कमलाकांत वर्मा को भूमि विवाद से संबंधित प्रकरण में लापरवाही बरतने, टॉप 10 अपराधियों, गैंगस्टर, गैंग पंजीकरण व 14(1) की कार्रवाई में बार बार निर्देश के बावजूद भी कार्रवाई न करने व लापरवाही बरतने पर थानाध्यक्ष पद से परिवर्तित किया गया। थाना प्रभारी निजामाबाद राजेंद्र प्रसाद सिंह को डबल मर्डर के अनावरण में संतोषजनक प्रयास न करने एवं महिला संबंधित अधिक अपराध में शिथिलता परिलक्षित होने के कारण थाना प्रभारी पद से परिवर्तित किया गया। अहरौला प्रभारी निरीक्षक अहरौला योगेंद्र बहादुर सिंह को जहर खुरानी, पशु तस्करी, अभ्यस्त एवं टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई न किए जाने व गैंगस्टर में अपेक्षित कार्रवाई न किए जाने के कारण परिवर्तित किया गया। वहीं कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए कई निरीक्षक और उप निरीक्षकों के कार्य में क्षेत्र में फेरबदल किया गया। निरीक्षक राजेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज से निरीक्षक अपराध थाना तहवरपुर, निरीक्षक अपराध थाना निजामाबाद सूर्यवंश यादव को निरीक्षक अपराध थाना दीदारगंज, अशोक दत्त त्रिपाठी निरीक्षक अपराध थाना कप्तानगंज से निरीक्षक अपराध थाना जीएनपुर, अवधेश अवस्थी को निरीक्षक अपराध थाना जीएनपुर से निरीक्षक अपराध थाना महनाजपुर, उप निरीक्षक केंद्र बहादुर सिंह प्रभारी चौकी गंभीरपुर को थाना तरवा, उप निरीक्षक अजय कुमार सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी गंभीरपुर बनाया गया। निरीक्षक नंद कुमार तिवारी को क्राइम ब्रांच से निरीक्षक अपराध व प्रभारी थाना गंभीरपुर, नदीम अहमद फरीदी को क्राइम ब्रांच से प्रभारी निरीक्षक दीदारगंज, निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह को प्रभारी मीडिया सेल से प्रभारी निरीक्षक महनाजपुर, उप निरीक्षक ब्रह्मदीन पांडे को थानाध्यक्ष बिलरियागंज से एसओ कंदरापुर, निरीक्षक संजय कुमार पाल को पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक तरवा, निरीक्षक अनुराग कुमार को प्रभारी निरीक्षक दीदारगंज से प्रभारी निरीक्षक वैसो पवई, निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह को प्रभारी निरीक्षक कहरौला से क्राइम ब्रांच, निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह को प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद से क्राइम ब्रांच, एसआई सचिदानंद को थानाध्यक्ष महनाजपुर से थानाध्यक्ष निजामाबाद, उप निरीक्षक संजय सिंह व उप निरीक्षक थाना सिधारी से थानाध्यक्ष महाराजगंज, उप निरीक्षक विजय प्रकाश मौर्य को थानाध्यक्ष गंभीरपुर से थानाध्यक्ष कप्तानगंज, उप निरीक्षक बसंत लाल थानाध्यक्ष तरवा से थानाध्यक्ष बिलरियागंज, सुनील कुमार दुबे को थानाध्यक्ष कंदरापुर से थानाध्यक्ष अहरौला बनाया गया। उप निरीक्षक रमेश कुमार थानाध्यक्ष पवई को पुलिस निलंबित किया गया। उप निरीक्षक कमलकांत वर्मा को थानाध्यक्ष महाराजगंज से प्रभारी चौकी मार्टिनगंज बनाया गया। इस वर्ष की जो टोटल हमारा पुलिस की परफॉर्मेंस है उसका आकलन करते हुए 4 थाना प्रभारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें थानाध्यक्ष पवई को निलंबित किया गया है। इनको धर्मांतरण के प्रकरण में अभिसूचना संकलन में लापरवाही बरतने के लिए और उसके साथ साथ टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने के संबंध में
निलंबित किया गया है। इनके विरुद्ध जांच भी संस्थापित की गई है। इसी प्रकार से थाना अध्यक्ष महाराजगंज को टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने, 14 गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई न करने, थाना अध्यक्ष निजामाबाद को डबल मर्डर जो पिछले महीने हुआ था उसके अनावरण में सार्थक प्रयास न करने के लिए, और थाना अध्यक्ष अहिरौला को पशु तस्करों और टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध संतोषजनक कार्रवाई न करने के संबंध में इनकी लापरवाही पाई गई, और इसी कारण से इन तीनों थाना प्रभारियों को भी थाना अध्यक्ष के पद से प्रत्यावर्तित किया गया है। कुछ थाना प्रभारियों को के थानों में बदलाव किया गया है। जो भी पुलिस बल है और थाना प्रभारी है उनको निर्देशित किया गया है लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम दोनों पे लगातार अलर्टनेस बरतते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें, और खास करके जो टॉप 10 के अपराधी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में और 14 गैंगस्टर एक्ट में ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हम लोग अपराध पे लगातार नियंत्रण रख सकें। आजमगढ़ जिले में भाजपा नेता और हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग आमने सामने हैं। बता दें कि एक तरफ भाजपा नेता की तरफ से हिंदू संगठन से जुड़े लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन ने भी भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष समेत 6 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। सपा ने भाजपा नेताओं पर जिला अस्पताल में दलाली कराने व उनको संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष विपिन सिंह पालीवाल का कहना है कि हमने जिला अस्पताल में हो रहे गरीबों के साथ अत्याचार और दलालों के खिलाफ आ रही शिकायत के बाद मोर्चा खोला था। उनका आरोप था कि उनका एक पदाधिकारी चिकित्सक को दिखाने पहुंचा तो पर्चा वहां एक दलाल ने पकड़ लिया और एक खास मेडिकल स्टोर से दवा लेने को कहा, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष विपिन सिंह ने पुलिस चौकी बलरामपुर में फोन किया और पुलिस दलालों को उठा ले गई। विपिन सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता मयंक गुप्ता जो मेडिकल हॉल संचालक भी हैं, उस दलाल का बीच बचाव करते हुए बलरामपुर पुलिस चौकी पर पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने हमारे पदाधिकारी के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें मारने की धमकी दी। आरोप है कि इस मामले में मयंक गुप्ता के दबाव में हिंदू जागरण मंच के कई पदाधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मुकदमा दर्ज होने की जानकारी के बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता शहर कोतवाली पहुंचे और भाजपा के कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता के साथ ही अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि जिला अस्पताल में मारपीट के मामले को लेकर मयंक गुप्ता के कर्मचारी संदीप यादव ने विपिन सिंह पालीवाल और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष विपिन सिंह पालीवाल ने मयंक गुप्ता और उनके खिलाफ मुकदमा किया है। उन्होंने कहा कि मामले में विवेचना की जा रही है। मारपीट का मामला था, एक मुकदमा अपराध संख्या 275/23 कायम कराया गया जो संदीप यादव के द्वारा कराया गया। ये दवाई की दुकान पे काम करते हैं। इनके द्वारा ये कहा गया कि वे बाहर निकले थे तो किसी बात को लेकर इनको घेर के मारपीट करी गई, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 375/23 धारा 34, 279, 323, 504, 506 कायम कराया गया। पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शीघ्र ही इस प्रकरण में जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। एक दूसरा मुकदमा 278/23 ये वादी विपिन सिंह के द्वारा कायम कराया गया है। इसमें ये कहा गया है कि विशेष दुकान से दवा खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर मारपीट हुई है, जिसमें 3 लोग को नामजद किया गया और 2-3 लोग अज्ञात इसमें हैं। पुलिस इन दोनों केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और जांच उपरांत जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। नाम क्या है जिनके ऊपर विपिन सिंह द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया? जो जिन लोगों के खिलाफ कराया गया वादी इसमें विपिन सिंह है, अंगद यादव, संदीप यादव और मयंक गुप्ता के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है। इस मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं भाजपा कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता और हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष विपिन सिंह पालीवाल ने अपनी सफाई में क्या कहा। मामला तो देखिए अभी हमको भी 2 दिन पहले तक कुछ नहीं समझ में आया। मामला कुछ खास नहीं था। मामला मात्र इतना ही था कि बलरामपुर चौकी की तरफ में जब जा रहा था तो कुछ कार्यकर्ता जो है देखे हल्ला कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे, और मुझको भी एक खबर मिली कि देखिए किसी आदमी को जो है दलाल टाइप का पकड़ा गया है। मैं उस संबंध में वहाँ पर गया तो मुझे वहाँ बताया गया कि अंगद यादव नाम का जो है एक लड़का यहाँ पकड़ा गया है। तो मैंने कहा कि मैंने देखा, मैं अंगद यादव को पहचानता था, क्योंकि उसके इस तरीके के कोई लक्षण कभी मुझे दिखाई नहीं दिए और वह हमारे वहाँ दुकान पर भी आता जाता रहा है। फिर हमने उनसे पूछा कि क्या बात क्या है बताओ, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी दलाली करता है, बहुत बड़ी दिक्कतें करता है और पुलिस वालों से ये कह रहा था जो लेने गए हैं
कि हम कुछ भी कर लेंगे, तुम्हारा कुछ कर नहीं पाओगे। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। तो कहा कि नहीं भैया, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था। मैंने कहा अगर ऐसा कुछ नहीं किया है और मामला कोई इस तरीके का आपको के संज्ञान में भी नहीं है, केवल बातों बातों में आप कह रहे हैं कि दलाली दलाली, अरे कोई दलाली का कोई मकसद होता है, कोई साक्ष्य होता है, किसी ने किया है कि नहीं किया है वो भी कुछ होता है। तो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने किसी मरीज का एक्सरे दिखाया है। तो मैंने कहा एक्सरे दिखाया तो ये तो दलाली होती नहीं है, अगर कोई ऐसा ना मामला हो तो छोड़ो, जाने दो। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए हट गया वहाँ से। तो मैं कहा कि हो सकता है ये मान जाएंगे, भद्दी भद्दी गालियाँ भी दे रहे थे इनको। फिर थोड़ी देर बाद मैं उधर गया तो मैंने पता चला कि जो है ये लोगों ने जो है एक तहरीर दिया है। फिर मैंने पूछा कि क्या बात है बताओ। तो वहाँ पर एक पीआरडी के भी जवान बैठे थे और जो जवान को लेकर के वहाँ पर चौकी पर आए थे, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या आपके साथ इसने बदतमीजी किया है। तो कहा नहीं भाई साहब, ये तो तुरंत हमारे साथ चला है, हमें तो लगा ही नहीं रहा था, और ना तो हमारी कहीं हिस्ट्री में ये है। तो मैंने कहा भाई तुम बताओ तुम्हारे के साथ क्या हो। तो पीआरडी के जवान को उन्होंने बताया कि ये इस तरीके से हमारे साथ हुआ। तो मैंने कहा तुम आप भी लिख को दे दो, बस इतना ही मेरी गलती थी। वो मेरे झाल में चला गया गुरु पूजन के कार्यक्रम में। फिर जब मैं वहाँ से वापस आता हूँ तो चौकी का ही एक सिपाही ने फ़ोन किया कि भाई साहब जिस मरीज का मामला था वो मरीज भी आया है। बस ये मैं जानने के लिए कि क्या सत्यता है, यही मैं चला गया। क्योंकि भाई मेरा भी आवास वहीं बगल में, ज़्यादा समय तो मेरा कार्यालय में ही चला जाता है जब से मैं जिले का कोषाध्यक्ष बना हूँ। और पार्टी हमारी प्रतिदिन किसी न किसी को लेकर के इसी उसमें रहती है कि किस तरीके से हम नीचे तक सुविधाओं को पहुंचाया जाए और पार्टी का किस तरीके से विस्तार किया जाए। लेकिन अब यह लोग वहां पर इस तरीके के जो अनर्गल आरोप लगा रहे थे और यादव की बात कर रहे थे, यादव है तो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, इस तरीके की बातें जो आई। तो मेरी पार्टी और मेरे मोदी जी का जो और महाराज जी का जो संकल्प है, सर्व समाज की बात करती है पार्टी। और हमें लगा कि ये नए लड़के हैं और इनको इस तरीके का नहीं कहना चाहिए। हमने समझाने की कोशिश किया तो फिर वो और नाराज हो गए। मैंने कहा यार बदतमीजी ना करो। और इस शब्द को सुन करके वो बहुत नाराज हो गए, जैसे लगा कि उनका बहुत बड़ा ईगो हर्ट हो गया, या तो ये भी मेरी गलती है, मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो फिर उन्होंने कहा भाई वहाँ थोड़ी सी हमको भी उनकी संख्या बल देख करके मैं ये कहा कि हम तो ठीक नहीं, मैं चलूँ। तो फिर मुझसे कह रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ इनको बचाएंगे। तो मैंने कहा भाई देखो, अगर कोई सही रहेगा तो उसके लिए चाहे जिस स्तर तक जाना रहेगा मैं उसको बचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यह पार्टी की विचारधारा है कि सत्य का हमेशा आप साथ दो, वो चाहे जिस परिस्थिति में हो। हम आए दुकान पर, फिर छत पर हम अपने आवास में चले गए, चाय पी रहे थे। तब तक जो हमारे घर दुकान पर एक लड़का, बल्कि दुकान तो भाई पिताजी ही देखते हैं, उस संचालन करते हैं, और वहाँ पर दौड़ते हुए आया कि भैया मुझको मार दिए। उसका नाम संदीप यादव। तो मुझे लगा कि फिर लगता है कि कुछ इस तरीके का मैटर है क्या, और कहे कि भैया बहुत तेज मारे और जो है ये देखिए मार के सर लड़ा दिए हमारा, और 4, 5, 8, 10 लोग थे। मैं नीचे गया, पता किया तो पता चला कि ये इस तरीके की घटना ये बहुत बुरी तरीके से लोग किए हैं। अगल बगल लोग अफरा तफरी में थे। तो अब ये मामला जो है, अब ये हमारी दुकान का मामला हो गया। अभी तक तो ये बाहर का मामला था। फिर पिताजी ने जो है कहा ये तो ठीक नहीं है, उन्होंने तहरीर दिया, उसी पर FIR लॉन्च हो गया। मामला कुछ नहीं, मामला बनाया गया है। जिला अस्पताल में लमसम हम लोग दलाली हटाओ अभियान एक चलाए थे, जिससे अभी कुछ दिन पत्रकार महोदय सबको पता होगा, हम लोग 3 दिन पहले भी CMS महोदय से मिले थे इस विषय को लेकर के। और मैं उसी के एक दिन बाद अपने रिश्तेदार को, रिलेटिव को दिखाने के लिए जिला अस्पताल पहुँचा। और मेरे साथ मेरे संगठन का जो यूथ का जिला अध्यक्ष था जगदीप जायसवाल, उससे मैं कहा कि रिपोर्ट लो जा करके संतोष गुप्ता जी को दिखा दो। तो राउंड पे थे उस समय, दिखा रहे थे। तो उनके साथ परमानेंट 3-4 दलाल जो है हर मेडिकल हॉल से, जैसे मैंग मेडिकल हॉल, कुछ मेडिकल हॉल से होते हैं, दलाल चलते रहते हैं पर्चा पकड़ने के लिए। तो पर्चा पकड़ने की कोशिश किया तो जगदीप उसका विरोध किया। विरोध जैसे किया तो जाति सूचक शब्दों का अंगद यादव वहाँ प्रयोग किया और इसका कॉलर पकड़ लिया, वहाँ हाथापाई हुआ। फिर उसके बाद जब डॉक्टर संतोष गुप्ता मेरे पेशेंट को OT के पास ले गए, तो हम लोग OT के पास गए। फिर उस अंगद यादव को बुला के हम लोग समझाने की कोशिश किए कि अगर तुम यहाँ कमा रहे हो, दलाली कर रहे हो तो आराम से करो, नहीं तो समस्या में पड़ जाओगे। करा जो करना होगा आप लोग कर लीजिएगा, हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। तो मैं तुरंत बलरामपुर चौकी पे सूचना देता हूँ, वहाँ से 2 सिपाही आते हैं, उसको चौकी पे लेके जाते हैं। और वहाँ मयंक मेडिकल हॉल के जो ऑनर है मयंक गुप्ता जी, ये पूजिया नेता हो चाहे जो भी हो, अपने आप को बताते हैं, ये चौकी पे तत्काल प्रभाव से पहुँचते हैं और वहाँ दबाव बनाने लगते हैं सुलह करने के लिए। और हम लोग सुलह नहीं करते, वहाँ से दोबारा चले आते हैं। फिर वो अंगद यादव से जगदीप जायसवाल के ऊपर एक फर्जी एप्लीकेशन दिलाते हैं कि ये हाथापाई वहाँ पर किया था।
जिससे चौकी इंचार्ज भी उनके कहीं ना कहीं उनके दबाव में थे, जबकि हम लोग पहले उनको एप्लीकेशन दिए लेकिन उस पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। उनके एप्लीकेशन देने में प्रतिक्रिया तुरंत कर रहे थे वो। फिर हम लोग भी एक एप्लीकेशन दिए, फिर मयंक गुप्ता जी वहाँ पे दोबारा शाम को बुलाया जाता है हम लोग को। फिर मयंक गुप्ता जी आते हैं और हम लोग वहाँ कुर्सी बैठे रहते हैं, सामने जो चौकी इंचार्ज बैठे रहते हैं बलरामपुर। और जैसे ही मयंक गुप्ता आते हैं, चौकी इंचार्ज कहते हैं आपके संगठन के लोग हैं, आप लोग बात कर लीजिए। कहते हैं मैं बदतमीज़ों से बात नहीं करता हूँ। ये हमारे मयंक गुप्ता जी का वहाँ लहजा रहता है कि मैं बदतमीज़ों से बात नहीं करता हूँ, और ऐसे संगठन में बहुत देखा हूँ, ऐसा संगठन पैदा कर लूँगा जब चाहूँगा तो। और मैं अंदर बैठा रहता हूँ, बाहर जैसे ही उनके लोग और जगदीप बाहर जाते हैं, तुरंत जगदीप का कॉलर मयंक गुप्ता पकड़ लेते हैं। जाति सूचक इसको बोलते हैं कि अभी एक रावण मराइल है, अभी तो समझना। वह इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन पर कई गंभीर आरोप लगाए। सपा नेता ने भाजपा नेताओं पर जिला अस्पताल में दलाली कराने व उनको संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। जनता पार्टी की सरकार में इस पे कोई रोक नहीं हो पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद इसमें लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आज वहाँ पर दलाली और जो भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। आज मुझे इस बात की भी जानकारी हुई है कि वहाँ पर दलालों की जो गोल है वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको डील कर रहे हैं। कल जो मारपीट भी हुई उसमें स्पष्ट रूप से है, एक जो मयंक गुप्ता है वह भारतीय जनता पार्टी का कोषाध्यक्ष जिले के हैं, और दूसरी तरफ विपिन सिंह और दूसरे लोग, कोई हिंदू जागरण मंच का है, कोई युवा मोर्चा का है। ये आपस में ही ये लोग टकराए हैं उस दलाली के मैटर को लेके, पैसा के मामले को, भ्रष्टाचार को लेकर के, और जिसमें ज़बरदस्त मारपीट हुई है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर दवा इलाज करा पाना बड़ा कठिन हो गया है। वह अस्पताल भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार, लूट खसोट की गुटबाजी, कौन कितना कितना पैसा ले ले, किससे ले ले, इसके लिए वहाँ गुटबाजी बड़े पैमाने पर अधिकारियों, कर्मचारियों और अस्पतालों से, जो विभिन्न जगहों पर, तहसीलों पर, थानों से पैसे की बात चल रही है। और जो एसडीएम ज्योति मौर्य और पति आलोक मौर्य के बीच चल रहा विवाद सुर्खियों में है। घर घर में इस मामले पर चर्चा हो रही है। यही नहीं बल्कि ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रयागराज और दिल्ली से बहुत सी पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया। सोशल मीडिया पर ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है। बहुत से रील्स, वीडियो, भोजपुरी सॉन्ग और मीम्स वायरल हो रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि एक ज्योति मौर्य के कारण ये लोग उन सभी विवाहित स्त्रियों को इसमें लपेट रहे हैं जिन्होंने शादी के बाद भी पढ़ने की और जीवन में कुछ करने की अपनी इच्छा को जीवित रखा, उसे मरने नहीं दिया। वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। ज्योति मौर्य केस के बाद इनमें से काफी सारी महिलाओं के सामने एक विकट स्थिति उत्पन्न हुई थी। इनमें से कई के परिवार के मन में जो संदेह उपजा, उसमें इन लोगों की टीका टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया। इसलिए ये विचारणीय प्रश्न है कि क्या एक घटना के कारण सारी महिलाओं को संदेह की दृष्टि से देखना उचित है? ये सोच रखना कि सारी महिलाएं ही ऐसा करेंगी कहां तक सही है? ये सवाल लेकर जब हम जनपद की प्रबुद्ध महिलाओं के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। मुझे विशेष कुछ कहना नहीं है। अब ज्योति मौर्य ने जो किया है उसके लिए मैं सारी महिलाओं को तो दोषी नहीं ठहरा सकती हूँ। है भाई, ज्योति मौर्य का जो है अपना पर्सनल लाइफ है, वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या करती हैं क्या नहीं करती, उससे हमें उन महिलाओं पे जो है जोर नहीं डालना चाहिए। जो महिलाएं पढ़ना चाह रही हैं उनको पढ़ाना चाहिए। हैं, अब उनकी गलती की सज़ा हम सारी महिलाओं को नहीं ना दे सकते हैं। क्या उन्होंने गलत किया कि सही किया, इस पर क्या कहना है? भाई, गलत तो वो की हैं, मगर उनकी गलती की सज़ा हम उन महिलाओं को नहीं ना दे सकते हैं जो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती हैं। क्या गलती की है? आप नजरिए से क्या गलत है? गलत है भाई कि जब उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया लिखाया, उस लायक बनाया है, तो उनको अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, बस। और क्या, मेरे नज़र में तो यही है। सही क्या है? सही यही है कि उनको अपने हस्बैंड के साथ दे। ये आपने जो प्रश्न पूछा है, अगर इसका नैतिकता आधार देखें तो ये बिल्कुल 100% गलत है। इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ना तो हमारी संस्कृति की तरफ से या एक मानव स्वभाव की तरफ से, कैसे भी ये सही नहीं। चाहे वो ज्योति मौर्य एक महिला हो या एक पुरुष हो, कोई भी अगर अपने जीवन साथी का विश्वास तोड़ता है, कोई आप पे विश्वास किया, आपने उसका विश्वास तोड़ा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये दिखाता है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। हम विश्वास को खो रहे हैं, अपनापन खो रहे हैं,
किसी के भरोसे को तोड़ रहे हैं, तो ये कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। अच्छा, जो महिलाएं पढ़ाई कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, उनको बुलाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही गलत है? ज्योति मौर्य को जोड़ा जा रहा है हर उस औरत के साथ, हर उस लड़की के साथ। देखिए, ज्योति मौर्य, मैंने वही कहा कि ज्योति मौर्य ये बदकिस्मती से आज एक महिला नाम आ गया। हो सकता है कि कल को एक ऐसा भी नाम, एक पुरुष नाम आ जाए, एक महिला उसके लिए ऐसे मेहनत करे, उसके लिए अपना पूरा अपना जीवन लगा दे उसके लिए, कि उसका भविष्य वो करने के लिए, सुधारने के लिए। इसमें क्या हुआ, एक जीवन साथी है, उसके दो पहलू हैं। एक पहलू ने अपने को पूरा संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना बोध बलिदान कर दिया, त्याग दिया, ताकि दूसरे पहलू को हम एक भविष्य, एक स्वर्णिम भविष्य दे सकें, ताकि आगे दोनों पहलू एक साथ होके अपना जीवन अच्छे से बिताएं। बात ये हुई। अब वो पहलू जो जिसने विश्वासघात किया, इस केस में एक महिला है, वो एक पुरुष भी हो सकती है, क्योंकि स्वभाव महिला या पुरुष को नहीं देखता। रावण एक पुरुष था, तो वहाँ पे एक महिला सीता थी। यहाँ पे कहानी उल्टी हो गई है। तो ये नहीं कह सकते कि ये ज्योति मौर्य है तो हर महिला ऐसा होगी। ये एक पुरुष भी हो सकता है, एक महिला भी हो सकती है, पर जो काम इन्होंने किया है उसकी वजह से इन्होंने आगे के महिलाओं के लिए एक गहरा कुआं खोद दिया है। क्योंकि अभी तक हमारे देश इतना एजुकेटेड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। अभी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो हमसे आते हैं, तो अगर मैंने सलाह हम देते हैं कि आपका ट्रीटमेंट ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये चीज़ें होंगी, तो वो कहते हैं अरे मैडम, गांव में तो सब लोग बोल रहे थे कि इसमें ये हो सकता है, इसमें वो हो सकता है। मतलब कि आप डॉक्टर जो पढ़ लिख के उसी की पढ़ाई करके आप उसकी नहीं सुन रहे हो, जो अनपढ़ लोग हैं आप उनकी बातें सुन रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो। तो आप बताओ कि इस कहानी में कितनी चीज़ें हुई होंगी। यहाँ पे तो हर कोई बोलने वाला है। ये तो डॉक्टरी फील्ड में जब इतना लोग उंगली उठा सकते हैं कि नहीं ऐसे, डॉक्टरी की इसकी नॉलेज सबको नहीं, वो लोग भी बोलने लगते हैं डॉक्टरी के मामले में। तो ये तो एक लाइफ की बात है। एक महिला ने ऐसा किया तो हर को बोलने का मौका मिलेगा। तो जो आगे जो महिलाएं हैं या जो बच्चियां हैं जो कि सोचती थी कि हम ठीक है अभी नहीं पढ़ पा रहे, शादी के बाद में लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा, मैं कुछ अच्छा कर लूँगी, उनके सपने को जैसे टूट गया। उनको कहीं ना कहीं धक्का लगा है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। उनको लगता है कि अब उनके ऊपर से भी विश्वास लोगों का हटेगा। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं हुआ। क्या ज्योति मौर्य को सामने आकर अपना पक्ष देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। हम एक पक्ष को देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ऐसा हुआ। अगर इसको कोई भी सुनेगा, कोई भी, तो वो कहेगा कि गलत है, ये सही नहीं है। हो सकता है इसका कुछ और भी पहलू हो जो हमें नहीं जानते। हो सकता है ज्योति मौर्य जी ने कुछ और चीज़ें होंगी जिसके दबाव में या कुछ भी जो भी उनका हो। अब ये चीज़ें उनको सामने आके क्लियर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो जो हमारी जो और भी महिलाएं हैं, जो हमारी साथी हैं, जो चाहती हैं कि हम शादी के बाद ही पढ़ के कुछ कर लें, उनका सपने को तोड़ने से बचा लेंगी। अगर वो सही है तो सामने आए, अपने पक्ष को रखें और चीज़ों को क्लियर करें। इससे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी आज ये जो भी घटना हुई है ज्योति मौर्य का, उसमें क्या कहानी है कि एक पति ने अपने पत्नी पे पूरा विश्वास किया और अपने बहुत से ज़्यादा मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाया। पत्नी एक अच्छे पद पे पहुंची, पद पे पहुँच के अपने पति को छोड़ दी और किसी और जीवन साथी को चुन लिया, जो कि हमें बताया जा रहा है। तो इस पर इतना आप लोगों ने हाय तवा मचाया है। मैं एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो इतने साल से वृद्धाश्रम चल रहा है, उसमें एक माँ बाप अपने खून के एक अपने हिस्से को पालते हैं, पोसते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और उसको एक बड़ा अधिकारी पद देते हैं। उसके बाद उनका वो बेटा या बेटी अधिकारी होने के बाद उनका परिवार बस जाता है, अपने उस बूढ़े माँ बाप, लाचार माँ बाप को जो है वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। क्या ये ज्योति मौर्य से ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? ज़्यादा दुख नहीं है? इस पे तो आज तक किसी ने कोई भी सवाल नहीं उठाए। छोटे छोटे शहर, हमारे आजमगढ़ शहर में कितने वृद्धाश्रम खुले हैं, जाके देखिए आप, जहाँ पे ऐसी घटनाएं हैं। मैंने अभी एक बाबा से मिली हूँ, उसने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया, उसको पढ़ाया लिखाया और एक बड़े पदाधिकारी बना दिया, और उसके बाद उसके बेटे ने अपने बाप को जो अनाथाश्रम में, वृद्धाश्रम में जाके छोड़ाया। इस पे क्यों नहीं आप लोग शोर मचा रहे हैं? इस पे कोई गाना क्यों नहीं बजा रहे हैं? या इसको इंस्टा पे या फेसबुक पे आप क्यों नहीं वायरल कर रहे हैं?
इससे ज़्यादा दुखपूर्ण क्या हो सकता है कि एक माँ बाप अपने बच्चे को, अपने जो सगा औलाद नहीं है उसको पाल पोस के पूरा, पति ने तो अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण 5, 6, 7 साल या 8 साल दिया होगा, उसने तो पूरा जीवन समर्पित कर दिया अपने बच्चे के लिए, और वो बच्चा कुछ बनने के बाद अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आ रहा है। उस पर आप लोगों ने इतना हाय तवा नहीं मचाया। देखिए, ज्योति मौर्य या हो या आलोक मौर्य, ये पति पत्नी का एक ऐसा किस्सा है, कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू हो गया है, हमारा एक सामाजिक मुद्दा हो गया है। और ज्योति मौर्य चूँकि एक बड़े पद पर आसीन हैं और इसलिए ये हाईलाइट भी ज़्यादा हो रहा है, और सोशल मीडिया की वजह से ये घर घर तक पहुंच गया है। और कौन गलत कौन सही, ये हम कौन होते हैं फैसला करने वाले, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है कि एक परिवार जो होता है वो पति पत्नी बच्चे सास ससुर इनसे चलता है। तो परिवार के अंदर जिस लड़की की शादी 2010 में हुई और उस वक्त वो इंटर पास थी, इंटर पास एक लड़की वो IAS का एग्ज़ाम नहीं दे सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके परिवार का पूरा सपोर्ट था। और परिवार में स्पेशली पति जो होता है, अगर वो सपोर्ट करे तो वाकई में लड़कियां औरतें अपनी कामयाबी की इबारत लिख देती हैं। और इन्होंने, ज्योति मौर्य ने बहुत अच्छा काम किया। जाहिर है कि पढ़ने में अच्छी रही होंगी, उन्होंने सपोर्ट मिला उनको परिवार का, और उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक मुकाम हासिल किया। मुकाम मिलते ही उनकी चॉइस बदल गई। ये एक सामाजिक दृष्टिकोण है जो कि सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो बहुत ही गलत है, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं। हमारी भारतीय परंपरा इस बात को बताती है कि परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जहाँ पर आपका पति है, आपके बच्चे हैं, आपके लोग हैं, आपका समाज है, सोशल सर्किल है। एक ऐसा दायरा आपको मिला है जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकती थी, और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिला था कि आप SDM के पद पर आसीन थी, और आपका पति एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। ये प्राउड करने वाली बात थी, ये कोई आपको शर्मिंदगी की बात नहीं थी, ये प्राउड करने वाली बात थी कि उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने उस वक्त आपको सपोर्ट किया। ये सही है कि टैलेंट आपके पास था, लेकिन टैलेंट बेकार हो सकता था अगर आपको सपोर्ट न मिलता, क्योंकि परिवार में जब सपोर्ट मिलता है तो लड़कियां बहुत आगे बढ़ती हैं। उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, आगे बढ़ी, लेकिन आपने उस पद पर जाकर एक ऐसी चॉइस रख ली जिससे परिवार तो बिखरा, पूरी दुनिया में किरकिरी हो गई। आज कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की चर्चा ना हो रही हो, क्योंकि लोगों से मैंने ये सुना कि किसी ने कहा कि आलोक मौर्य को घर की बात घर तक रखनी चाहिए थी, बाहर नहीं निकालना चाहिए थी। आलोक मौर्य मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मैं उस बलबूते पे ये बात दावे से कह सकती हूँ कि आलोक मौर्य की कौन सुनता। आलोक मौर्य एक तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दूसरा उसका कोई सोशल सर्किल ऐसा नहीं था जहाँ उसकी पहुँच हो सकती, और एक छोटी सी बात भी अगर वो SDM महोदया कर देती, उनके लिए 10 लोग खड़े हो जाते, उनकी बात पर एक्शन हो जाता, जैसा कि हुआ भी। उनको तलाक लेना था, उनको उनसे छुटकारा लेना था, उन्होंने एक दूसरे रास्ते पर चलने की राह बना लिया था। तो वो चीज़ों के लिए वो कितने हद तक गिर सकती थी, वो उस हद तक गिरी हैं। और आलोक ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, और मैं कहती हूँ बहुत सही किया, क्योंकि आज सोशल मीडिया का सहारा नहीं होता तो ये प्रकरण घर घर तक नहीं पहुंचता। और ये घर घर इसलिए पहुंचा क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से आगाह हो जाए। ज़रूरी नहीं कि ये हर लड़की इस तरह की हरकत करे, बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे घरों के लोगों को मैंने देखा है कि परिवार का सपोर्ट मिला और वो बहुत ऊंचे पद पर आसीन हुई, जिससे उनके परिवार का भी नाम हुआ, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ी, सोशल सर्किल भी बढ़ा, और उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। देखिए, जो चीज़ें गलत होती हैं उस पर ही फोकस ज़्यादा होता है। चूँकि ये लड़की का मैटर था, इस लड़की ने गलत किया और उसने अपने परिवार का पूरा ही जो है, समझिए कि जो कुछ भी करनी थी उस पर पानी फेर दिया।
और विश्वासघात, एक तरह से कहिए कि परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया उसने। और इस वजह से कि जितने भी परिवार अपने घरों में अपनी लड़कियों को, लड़कियां नहीं बहुओं को जो पढ़ा रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हाँ भाई ये पढ़ सकती हैं, ये आगे बढ़ सकती हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा ना हो ये कल की ज्योति मौर्य बन जाए। ज्योति मौर्य ने जो कदम उठाया है बहुत गलत किया, सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए। कहाँ से हो सका? आलोक अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ देख रहा है, क्या वो बर्दाश्त कर सकता था? आलोक की बात को कौन सुनता था? इतना कहने पर भी उसका प्रूफ लिया जा रहा है, उसका FIR दर्ज नहीं हो रहा है, तो ये कहाँ की ज्यादा? ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उनके पास पावर और रुतबा, दो चीज़ थी। और जिसके साथ वो रह रही हैं, मनीष दुबे समथिंग नाम उनका है, और उनके साथ उनका सपोर्ट पूरा मिल रहा है, और इस वजह से वो पूरा ये चाह रही थी कि किसी तरह से इस आदमी से तलाक लेना है। 110% गलत है, 110%। आने वाली समाज क्या औरतों को, बहुओं को पढ़ने के लिए कहे कि नहीं, सास बहू पति? देखिए, ये चीज़ें कभी कभी होती हैं, हर जगह नहीं होती हैं। हर कोई ज्योति मौर्य नहीं होता है और हर कोई मनीष दुबे नहीं होता है। तो जाहिर है कि आपको अपनी चीज़ पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आलोक धोखा खा गए, आलोक मौर्य धोखा खा गए। उन्होंने पत्नी की क्षमता को पहचाना नहीं। उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी जब SDM बनेगी तो मेरा एक समाज में स्टेटस बढ़ेगा और एक रुतबा बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ ये होगी कि हम भी एक कुछ खड़े होने लायक हो जाएंगे। लेकिन वो भांप नहीं पाए कि ये पत्नी पढ़ाई किस लिए कर रही है, क्योंकि इनका स्टेटस कुछ और था। इनको स्टेटस दिखाना था, इनको अपने बराबर का कोई आदमी चाहिए था कि ताकि वो उसको खड़ा कर सकें। यहाँ वो धोखा खा गए। और ये चीज़ें कोई नई नहीं है, हमारे समाज में देखिए होती चली आ रही हैं। कोचिंग सेंटर तैयारी करा रहे थे IAS की, वहाँ से कई औरतें, कई बहुएं, कई लड़के वापस आ गए। क्योंकि देखिए ये चीज़, हाँ बिल्कुल ये बात हम मानते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो सामाजिक दायरा है वो इस बात की, देखिए अभी भी हमारा पुरुष प्रधान देश है, हम इस बात को मानते हैं। अगर हमें पुरुष जो है उस बात की इजाज़त दे रहे हैं, हम बाहर निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो गलत चीज़ें सामने आती हैं तो लोग उसी को जो है आदर्श बनाते हैं, लोग उसको देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये स्थिति मेरे परिवार की भी हो जाए। सिर्फ ये एक डर है, लेकिन ये कुछ देर के लिए बात है और ऐसा नहीं है। और हर आदमी इतना जानकार है, इतना समझदार है कि वो, अरे ये निर्भया कांड कोई भूल गया है? आप ज्योति मौर्य का बात कर रहे हैं, एक मिसाल बनने जा रही है ज्योति मौर्य। और मैं चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट को चाहिए कि ये कोर्ट में जाए, इसके लिए एक लॉ पास हो, और इस तरह के इनको तो पहले तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ज्योति मौर्य के प्रकरण में यही कहना चाहती हूँ कि गलत तो है, पर हम लोग अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, क्योंकि पूरी सच्चाई अभी सामने आ नहीं रही है। उनके हस्बैंड कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रही हैं, ठीक है। तो मैं तो चाहती हूँ कि वो प्रूफ के सामने लेकर आएँ और पब्लिक को भी बताएं कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि उनके इस गलत चीज़ों की वजह से और भी महिलाओं के साथ गलत होना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, कहीं कोई वीडियो बना रहा है, कहीं कोई गाने बना रहे हैं, ज्योति बेवफा है वगैरह वगैरह, महिलाओं पर कि 136 महिलाओं को जो है, जो तैयारी कर रही थी इलाहाबाद प्रयागराज में, उनको घर वापस लेके आ गए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, बहुत परिवारों में जो है दिक्कतें आ रही हैं। मैं भी 60-70 किलोमीटर दूर जाती हूँ नौकरी करने के लिए, तो अब तो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड के भी मन में आएगा कि ये 70 किलोमीटर जाती हैं और आती हैं, पता नहीं ऑफिस जाती हैं कि बीच में कहीं और चली जाती हैं। तमाम तरह के क्वेश्चन मार्क हैं। भले हमारे हस्बैंड ना सोचें, पर हमारे मन में तो ये बात आ रही है ना। और बच्चों बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, ये सबके लोगों के बीच में है। ज्योति मौर्य ने गलत किया, सही किया, क्या होना चाहिए? नहीं, अगर जितना आज तक आलोक जी ने प्रूफ दिया है उस हिसाब से तो ज्योति जी गलत हैं। तो ज्योति जी का काम है फर्स्ट ऑफ ऑल तुरंत वो सामने आए और वो अपनी बातों को रखें, क्या सही है क्या गलत, और प्रूफ के साथ रखें। तो आप लोग ज्योति मौर्य गलत मान रहे हो? नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ ना
कि वो अपने आप को प्रूफ करें। उनका प्रूफ करना इसलिए ज़रूरी है कि बाकी जितनी भी और लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनके ऊपर गलत असर ना पड़े, परिवार में कलह ना हो। ऐसा ना, आज की डेट में देखिए मैं भी हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, वो यूट्यूब पे हूँ, और मेरा पार्लर भी है, मैं जॉब भी करती हूँ, संस्थाओं में भी हूँ। अक्सर मैं पूछती नहीं हूँ अपने हस्बैंड से कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ। उनको पता रहता है कि मैं यहाँ जा रही हूँ। अब तो पूछ लेंगे तो मुझे ये लगेगा कि ज्योति की वजह से पूछ रहे हैं, है ना। अगर वो मान लो कि ऐसे ही पूछ रहे होंगे तो मुझे ये लगेगा कि वो ज्योति की वजह से आज मुझसे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ज्योति जी अपने प्रूफ के साथ सामने आए और जवाब। जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। इससे और भी जो महिलाएं हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, वो कहीं जॉब पे नहीं जा पा रही हैं। उनकी फैमिली से लोग उनको बहुत प्रेशर दे रहे हैं कि आप इस तरह का, मतलब आप अगर बाहर जाएंगी तो आप भी इसी तरह का वर्क काम करेंगी। इसलिए मतलब नहीं होना चाहिए था, ये जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। देखिए गलत, अब मैं नहीं बोल सकती हूँ कि वो गलत हैं, क्योंकि मैं राय नहीं अपना दूंगी कि वो गलत है, लेकिन जो और लोगों के साथ, उनकी वजह से जो और लोगों के साथ हो रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मतलब यहाँ से मेरा कभी 9 बजे जाती हूँ, कभी 10 बजे जाती हूँ, रात भी हो जाती है। मेरे घर में भी प्रॉब्लम चलती है, मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि तुम इतनी रात को आती हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल है सर, बहुत समस्या है, क्योंकि एक वीडियो वायरल होने की वजह से समाज में जो गंदगी फैल रही है वो नहीं फैलनी चाहिए। क्योंकि लोगों के दिमाग में जो गलत चीज़ें जा रही हैं, खास करके हमारे फादर हैं, हमारे ब्रदर हैं, हमारे जो भी लोग हैं, हमारी फैमिली के लोग हैं, उनके दिमाग में गलत चीज़ जा रहा है। अगर आगे लड़की कोई कहीं पढ़ना चाह रही हो, कहीं बाहर जाना चाह रही हो, तो वो नहीं जा पाएगी, क्योंकि फैमिली से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, फैमिली वाले तैयार नहीं होंगे जाने के लिए। इसलिए हाँ, चाहे घर के हों चाहे ससुराल के हों, कोई भी उनको जाने के लिए एग्री नहीं करेगा कि आप बाहर जाके कुछ करिए। इसलिए ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए जल्द से जल्द हमारे समाज से। और महिलाओं और लड़कियों के लिए भविष्य में आने वाले भविष्य बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बहुत बड़ा खतरा है, और ये खतरा आगे चल के और बढ़ सकता है। मैं इसलिए कहूँगी कि ज्योति मौर्य को फ्रंट पे वो आएँ, आके बात करें, और महिलाओं के लिए, वो अपने लिए नहीं और महिलाओं के लिए वो आके बात करें और अपना सफाई दे जो भी है। आजमगढ़ शहर से सटे सिधारी थाना अंतर्गत बैठौली के पास ग्लोबल हॉस्पिटल के बाहर मरीज के तीमारदारों की खड़ी कई बाइकों, हॉस्पिटल की एम्बुलेंस, डॉक्टर की कार व कैंटीन को रात में शाहगढ़ की तरफ से आ रही एक अनियंत्रित अर्टिगा गाड़ी ने चपेट में ले लिया। घटना बुधवार को तड़के करीब 3 बजे की बताई जा रही, जिसमें शाहगढ़ की तरफ से आजमगढ़ की तरफ जा रही अर्टिगा गाड़ी से चालक नियंत्रण खो बैठा और देखते ही देखते कार ने कुछ ही सेकंड में सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि तड़के 3 बजे का समय था और मौके पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं कैंटीन में सोया एक लड़का जख्मी हो गया, जिसको प्राथमिक उपचार कर प्लास्टर बांधा गया। ग्लोबल हॉस्पिटल जिले के वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह के अनुसार उनकी कार को, एम्बुलेंस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के परिजनों की बाइक जो बाहर खड़ी रखी गई थी, उसको भी भारी नुकसान हुआ है। डॉक्टर सुभाष के अनुसार करीब 10 से 15 लाख का नुकसान हुआ। कार में 2 लड़के सवार थे। आशंका है कि नशे में कार चला रहे थे, जिससे नियंत्रण उनका कार अचानक से छूट गया। लड़कों की पहचान आदर्श चौरसिया, पुत्र संजय चौरसिया व निखिल चौरसिया, पुत्र सुनील चौरसिया सिधारी थाना के मूसेपुर के निवासी के रूप में की गई, जबकि कार का मालिक शिवम चौरसिया है। घटना के बाद कार का एयरबैग खुल जाने से दोनों लड़के सही सलामत बच गए। घटना के बाद हॉस्टल में मौजूद लोग बाहर आ गए। सिधारी थाने की पुलिस को सूचना दी गई। वहीं कार सवार दोनों लड़कों को भी पुलिस के सौंप दिया गया। देर शाम तक पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई थी। हॉस्पिटल के बाहर कैंटीन संचालक मनोज यादव निवासी कोठारा थाना कोतवाली ने बताया कि उनके यहां आजाद यादव 19 वर्षीय निवासी सुराई थाना मुबारकपुर रात में मौजूद था, जो जख्मी हुआ। मनोज ने बताया कि उनका करीब 1 लाख का नुकसान हुआ। सुनते हैं मनोज ने क्या कहा। अनियमित गाड़ी चलाने से मार दिए पूरा गाड़ी। देखिए सर, यहाँ पहले वहाँ पे एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी थी, वहाँ से मारे, फिर हमारा शीशा कांच सब टूट गया सर, काउंटर शटर। बच्चा भी एक लोग हमारे लड़का था, वो भी जख्मी हो गया है। तो गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर पकड़ाया है कि नहीं? नहीं सर, पकड़ाया है, थाने में गया है। कितने बजे की रात की घटना है? 3 बजे भोर की बात है सर।
कितने का नुकसान हुआ है लगभग? लमसम हमारा लाख रुपया हुआ सर। जिलाधिकारी के निर्देशन में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वर्षा ऋतु के समय सबसे ज्यादा घटित होने वाली आपदाओं जिसमें सर्पदंश, आकाशीय विद्युत पानी में डूबना तथा बाढ़ विषय पर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें थोड़ी सी सावधानी बरतकर आपदाओं को न्यूनतम किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण में स्काउट गाइड के बच्चों को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से आकाशीय विद्युत, बाढ़, सर्पदंश एवं डूबने से बचाव हेतु आपदा विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन कुमार द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में आकाशीय विद्युत के दौरान क्या करें क्या ना करें एवं सचेत दामिनी तथा आपदा प्रहरी ऐप के बारे में बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि ये भारत सरकार द्वारा डेवलप किया गया जो आकाशीय विद्युत, आंधी, तूफान तथा वर्षा की सूचना समय से पूर्व देता है, जिसकी जानकारी प्राप्त कर खुद एवं दूसरे लोगों की जान बचाई जा सकती है। सर्पदंश को लेकर बताया गया कि वर्तमान में बारिश की वजह से नदियों, तालाबों व पोखरों का जलस्तर बढ़ता है, जिसके कारण विषैले सांप ऊंचे एवं सूखे क्षेत्रों में आते हैं, जिसके कारण वो मनुष्य के संपर्क में आते हैं और सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए तथा सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए आवश्यक है कि हम सजग रहें। सर्पदंश होने के दौरान क्या करें क्या ना करें इसकी जानकारी रखें तथा बिना किसी झाड़ फूंक में समय बर्बाद किए हम डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। वर्तमान में वर्षा होने के कारण सभी नदी, नाले एवं जलाशय पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, जिसके कारण पानी में डूबकर होने वाली मृत्यु की सूचना पर आया दिन सुनाई देती है। इस संबंध में बताया गया कि खुद एवं बच्चों को पानी के पास ना भेजें, नहाने से रोकें तथा रात के समय जलाशयों के पास भ्रमण न करें। बाढ़ के दौरान शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। समय समय पर अखबारों के माध्यम से बाढ़ के दौरान क्या करें क्या ना करें का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने बताया कि वर्तमान में आकाशीय विद्युत की घटनाएं अत्यधिक घटित हो रही है, जिसे कम करने के लिए हम सबको सजग रहना होगा एवं क्या करें क्या ना करें की सूचना हर घर तक पहुंचानी होगी। आम जनमानस को जागरूक करके इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण में अवधेश यादव जिला संगठन आयुक्त, IT कोऑर्डिनेटर सोनी यादव, जिला संगठन आयुक्त सुनीता देवी, जिला प्रशिक्षण आयुक्त दान बहादुर यादव, प्रभारी रोअर रेंजर श्री गांधी PG कॉलेज मालटारी ब्रजेश यादव, ट्रेनिंग काउंसलर अजीत यादव, ट्रेनिंग काउंसलर अनीता साइले, जिला व्यायाम शिक्षिका मोहम्मद साकिब, ट्रेनिंग काउंसलर कविता, ट्रेनिंग काउंसलर एवं स्काउट गाइड के लगभग 50 विद्यार्थी उपस्थित रहे। हम सबने ठाना है पर्यावरण बचाना है। इस उद्देश्य को लेकर बुधवार को महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने आजमगढ़ के प्रमुख स्थानों में हरियौत कला केंद्र के प्रांगण में वृक्षारोपण किया तथा हरा भरा हुआ आजमगढ़ अपना के क्रम में अपना योगदान दिया। आपको बताते चलें कि पर्यावरण को देखते हुए विद्यालय की तरफ से छात्र छात्राओं ने ये संकल्प लिया है कि भीषण गर्मी में आने वाले दिनों में लोगों को निजात मिल सके। इस उद्देश्य के साथ वृक्षारोपण किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य जी ने बताया कि विद्यालय के द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण किया जाता है। हम लोगों ने उस जगह का चयन किया जहां आम जनमानस का आना जाना ज्यादा होता है, ताकि धूप से उनको कुछ निजात मिल सके, इसलिए आज यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य सुरेंद्र नाथ यादव ने बताया कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। आजमगढ़ की जनता से निवेदन करते हैं ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें ताकि पर्यावरण हमारा संतुलित रह सके। वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय कोऑर्डिनेटर श्री आनंद मौर्य, एक्टिविटी इंचार्ज श्री धीरेन्द्र मोहन, एक्टिविटी हेड शरद गुप्ता, डिसिप्लिन इंचार्ज राहुल तिवारी आदि लोगों का सराहनीय योगदान रहा। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी टू 12, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। एफिलिएटेड टू UP बोर्ड। एक्सीलेंट टीचिंग मेथड। कंडक्टिंग वेरियस कॉम्पिटिशंस, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound.
transport facility available. खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.